हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमन बंसल। तो देखिए आज क्या होगा, आज हम आपके 12th क्लास के नए सेशन के लिए, जैसे कि आपको पता है सिलेबस अपडेट हो चुका है। लास्ट ईयर तो 30% डिडक्ट कर दिया था, पर अब आपके लिए अभी तक करंट सिनेरियो को देखें तो कोई डिडक्शन नहीं है। तो उसको देखकर हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। और जो जैसे कि लास्ट टाइम अपना सेकंड बुक से काफ़ी चीज़ें डिडक्टेड थी, वो चीज़ें अब नहीं है, उनको सारा पढ़ना है। प्लस जो नए टॉपिक्स ऐड हुए थे, हिस्ट्री में तो नहीं होते, पोल साइंस में होते, उनको पढ़ना है। तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वाइड है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, हमेशा से 6 से 12 तक आपने अब तक हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो पढ़ाने का एक ही तरीका। और इन केस अगर आप आप तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेंगे, तब भी आपको इसी तरीके से हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री को हमेशा 3 पार्ट में पढ़ाया जाता है: एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एक होती है मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरी होती है मॉडर्न हिस्ट्री यानी नवीन। मध्यकालीन और मॉडर्न में होती है नवीन। देखिए, इन 3 तरह की हिस्ट्री से आपकी शुरुआत करी जाती है। आपने देखा होगा आपकी हमेशा लास्ट ईयर भी और इस साल भी, यानी 11th में और 12th में आपकी 3 किताबें। पिछले साल तो एक किताब थी, उसी के अंदर सारे सिलेबस थे, पर उनको डिवाइड ऐसे कर रखा था। पहली किताब या पहले पार्ट में जो हमने चैप्टर पढ़े थे ना, उसको हमने ऐसे डिवाइड कर रखा था कि समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। हमेशा आपकी जो फर्स्ट बुक या जो फर्स्ट सिनेरियो आपको पढ़ाया जाता है, वो समय की शुरुआत से पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको चीज़ें समझाई जाती है। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, लास्ट ईयर तो डिलीट कर दिया था, पर 11th का पहला आपका चैप्टर था आदि मानव वाला, कि किस प्रकार आदि मानव था, उसने कैसे अपना विकास करा, आग जलानी सीखी। पहले वो 4 हाथ पाँवों का इस्तेमाल करता था अपने आप को ट्रांसपोर्ट या इधर से उधर ले जाने के लिए, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसने सीखी, अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर दिए। तो आप पहले गोरिल्ले की तरह चलते थे, दोनों हाथ पाँव का इस्तेमाल कर कर चारों का, तो ये स्वतंत्र हुए। फिर आपने चीज़ें पकड़नी सीखी। तो ये जो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, वो हम एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। जैसे छपाई का आना कैसे शुरू हुआ, चलना कैसे सीखा, आज आग जलाने का कैसे हुआ। आज आपके एंशियंट इंडिया का, एंशियंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम सभी स्टडी करेंगे। थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। मिडेवल मध्यकालीन इतिहास के अंदर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं किंगशिप्स के बारे में, कि किस प्रकार, और थोड़ा रिलीजियस चीज़ें पढ़ते हैं, रिलीजियस विद किंगशिप्स, कि किस प्रकार छोटे छोटे राजाओं का उदय होना शुरू करा। यानी यहाँ पर आपने जाना कि मनुष्य पाँव पर खड़ा हो गया, चलना शुरू करा। आपने लास्ट ईयर मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, जिसमें आपने जाना था कि लिखाई की लेखन कला कैसे शुरू हुई, राइटिंग कैसे शुरू हुई। तो फिर लेखन आया, लोगों ने पढ़ना समझना शुरू करा, राजा आने शुरू हुए, राजाओं ने धार्मिक चीज़ें जोड़नी शुरू करी। वो हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मॉडर्न में हम पढ़ते हैं नवीन, जिसके अंदर हम बेसिकली 1857 से शुरू करते हैं, या आप कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से हम शुरू करते हैं। आपको जो 12th में पढ़ना थोड़ा सा बेस इसका है, पर यहाँ से आपका लेकर इंडिपेंडेंस तक आपकी कहानी जाएगी कि किस प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्री डाली। आए तो व्यापार करने थे, व्यापार के साथ साथ उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे प्रशासन में, शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ जानने को मिलेगी, 3rd बुक के अंदर जानने को मिलेगी। आपको पता चलेगा, आप में से कई बच्चों को आज तक आपने एक मूवी देखी हुई द राइजिंग ऑफ मंगल पांडे, जिसने नहीं देखी वो देख ले। क्यों? आपका 11th चैप्टर का बेस वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 11th चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति या विद्रोह। उसके बारे में जब आप जानेंगे तो मंगल पांडे का काफ़ी विशेष रोल रहा है। तो उसको जानने के लिए आप एक मूवी देख लेना, द राइजिंग ऑफ मंगल पांडे, यूट्यूब पे आराम से अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये था अपना ओवरव्यू सिलेबस का, कि एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम किस किस तरीके से अपने इतिहास को डिवाइड करते हैं। इनमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ देखोगे, यहाँ पर कुछ चीज़ देखोगे, यहाँ पर कुछ चीज़ देखोगे, तो उन्हीं चीज़ों को रिलेट करते हुए समझ कर हमें आगे बढ़ना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो एंशियंट इंडिया का है। उस टॉपिक का नाम क्या है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईंटें, मनके और हस्तियाँ, और द हड़प्पा की सभ्यता। इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक बार इसे मैं मिटाता हूँ, फिर चैप्टर को शुरू करते हैं।
देखिए हिंदी में चैप्टर को कहेंगे ईंटें मन के और अस्थियाँ, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहले सिविलाइजेशन शब्द का अर्थ समझते हैं कि शब्द क्या है। ये जो सभ्यता है या ये कल्चर शब्द कई बार आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए इसको समझने के लिए आपको 3 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। एक, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दूसरा, स्पेसिफिक लोकेशन और एरिया। और लास्ट कंडीशन इसकी रहती है यूनिक या ओन लाइफस्टाइल। इसको हम स्टडी करते हैं। इन 3 कंडीशन को जब हम कहीं पे फुलफ़िल कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ को या किसी विशेष इन 3 चीज़ों को सभ्यता डिनोट कर दिया जाता है। अभी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए काफ़ी चेंजेस हमारी लाइफस्टाइल के अंदर होते रहते हैं। फ़िलहाल जो आपकी जनरेशन चल रही है और जो आपके फादर की जनरेशन है, उनकी जो एथिक्स है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें काफ़ी चेंज है। यानी आपके मेरे जो फादर लोग हैं ना, उनका रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलने का तरीका, दूसरे के प्रति व्यवहार करने का तरीका, इन सारी चीज़ों में ना बहुत ही बड़ा अंतर है। देखिए आप में से कुछ होंगे जिनके फादर आज भी व्हाट्सएप का, कुछ के करते होंगे व्हाट्सएप का यूज़, कई के फादर को व्हाट्सएप का यूज़ नहीं आता, पर आपका व्हाट्सएप के बिना जीवन ही नहीं चल सकता। कई लोग, आपके फादर लोगों को बिल्कुल भी फ़ास्ट फूड पसंद नहीं होगा, पर आप में से कई ऐसे होंगे जिसको शाम को खाए बिना, फास्ट फूड के बिना नींद ही नहीं आती, दूसरा खाना आप खा ही नहीं सकते बिना उल्टी सीधी चीज़ खाए हुए। तो ये जो डिफरेंस है ना 2 जनरेशन के बीच, यहाँ से एक चेंज आना शुरू हुआ कि आप ऑनलाइन चीज़ों पर बहुत डिपेंड हो गए, आपने फ़ास्ट फूड खाना बहुत शुरू कर दिया, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, आपका जो रिलेशंस है, रिलेशन एथिक्स है, वो ख़राब हो गए। तो इन सारी चीज़ों को ना सभ्यता का नाम यहाँ नहीं दे सकते, पर एक गैप है, एक चेंज, सडन चेंज देखने को मिलेगा आपको। जो चीज़ पहले यहाँ थी ना वो बिल्कुल बदल गई। हमारे फादर लोग फास्ट फूड से बिल्कुल भागते हैं, पर यहाँ पर भाई फास्ट फूड खाए बिना नींद नहीं आती इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ऑनलाइन इनको ज़्यादा कुछ चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लेंगे, पर आप पूरे भाई साहब उस्ताद हुए पड़े हैं। तो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, इन कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं हड़प्पा से लेकर। देखिए अभी ना आपको थोड़ा पहले मैं मेसोपोटामिया से समझाने की कोशिश करूँगा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इससे शुरू करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा का जो जन्म हुआ 26 BCE को जन्म हुआ, बर्थ है, ठीक है। 1900 BCE को इसका एंड है। अब ये BCE क्या है, इसको अभी मैं टाइमलाइन ड्रॉ करके समझाऊंगा। स्पेसिफिक लोकेशन और टाइम और एरिया, इसकी लोकेशन क्या है, हड़प्पा या इंडस वैली। और इनका अपना लाइफस्टाइल था भाई, फार्मिंग अपनी तरीके से करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का अपना तरीका था, यानी यातायात, कृषि। तीसरा हम कहें एनिमल हस्बेंड्री का अपना तरीका था। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं, भारत में इस सभ्यता को पढ़ाया क्यों जाता है कि एज अ इंडियन स्टूडेंट, इंडियन हिस्ट्री स्टूडेंट, की आपको ये सभ्यता पढ़ाई की जा रही है। जिसके पीछे का रीज़न है कि पहले ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी, पर समय के साथ जब 19 BCE में इसका पतन हुआ, जब ये अंत हो गई, और उसके बाद जब इसकी स्टडी करी जाती है ना, तो ये अर्बन से क्या बन जाती है, अपना रूरल सिविलाइजेशन बन जाती है, ग्रामीण सभ्यता बन जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि अर्बन सिविलाइजेशन, हम इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता थी ना जो, वो अर्बन थी, शहरी हुआ करती थी। अब आप देखिए चीज़ें समझिएगा, इनका अपना लाइफस्टाइल था कि इतना टाइम पीरियड पहले 2600 BCE में भी ना ये ना अर्बन सिविलाइजेशन में रहते थे। अर्बन सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, नगरीय सभ्यता। आपके हमारे जैसे घर पाए गए हैं वहाँ पर, जैसे आपके घर में घर का जल बाहर निकालने का, यानी ड्रेनेज सिस्टम जैसे बनाया गया, घर के नीचे नाली है, नालियों को ढका गया और नालियाँ एक दूसरे के घर से जुड़ती है और नाली का सारा पानी शहर के बाहर जाकर मिल जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई गई है। हमारे तुम्हारे घर में जो ब्रिक्स की यूज़ होती है, वो ब्रिक्स एक जैसी तो होती है, यानी इतनी बड़ी है, दूसरी भी इतनी बड़ी होगी, तीसरी भी इतनी बड़ी होगी, पर इनके उस समय आप सोचो कि उस समय क्या इतनी बड़ी थी। हाँ भाई, उस समय भी इनकी जो ब्रिक्स का रेशो था वो ये रेशो हुआ करता था। तो इसी वजह से हमें पढ़ना है।
अब आप देखिए आपकी ब्रिक्स ऐसी हैं, अब समय के साथ आप विकास ही तो करोगे। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G, अब 5G की बात चल रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप आगे ग्रोथ कर रहे हो। पर हड़प्पा ने समय के साथ अपना एंड करवा लिया। अब ये अर्बन से और अर्बन होनी चाहिए थी या और मॉडर्न होकर विकास करना चाहिए था, पर इसके साथ क्या हुआ भाई, समय के साथ ये ग्रामीण हो गई, इसका अंत हो गया। इसको हम जानेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन को। क्या बताया मैंने, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इसका अपने एक टाइम पीरियड है 2600 बिफोर कॉमन एरा में ये पैदा हुई, 1900 BCE में इसका अंत हो गया। अगला स्पेसिफिक लोकेशन, इसकी अपनी एक लोकेशन थी हड़प्पा या इंडस वैली। अब देखो यहाँ पर मैंने इंडस वैली लिखवाया है, इंडस वैली को सिंधु घाटी भी बोलते हैं। आप अभी मैंने समझाया कि एंशिएंट इंडिया आप पढ़ोगे, फिर आप मिडेवल इंडिया पढ़ोगे। जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हो ना, इंडस वैली, सिंधु, इसे कहते हैं सिंधु घाटी, सिंधु से निकला इंदु, और कहा जाता है इसी तरीके से भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा, ऐसा भारत पड़ा इंडस वैली के नाम पर जब आप मिडेवल इंडिया पर पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आर्यंस भारत आए थे, उन्होंने क्या बोला और किस तरीके से भारत, यानी अलग अलग मान्यता है। कई लोगों का मानना है इंडस वैली की वजह से भारत का नाम इंडिया पड़ा, कई लोगों का कुछ और मानना है। समय के साथ चीज़ें चेंज होती है, बदलती रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें जाननी है और सबको तार में बांधना है कि इंडस वैली से क्यों कनेक्ट करा कि इंडिया का नाम इंडस वैली से निकला, वो एंशिएंट इंडिया की बात है। मिडेवल इंडिया में कुछ और हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वो कुछ और हो जाएगा। एक बार इसे देखिए, स्पेशल लोकेशन मैंने आपको बता दी, यूनिक ऑन योर लाइफस्टाइल। इनका अपना एक विशेष जीवन शैली हुआ करती थी जिसमें फार्मिंग, कृषि करने के इनके तरीके होते थे। हम जानेंगे कि कैसे कृषि करते हैं। देखिए आप या मतलब हम इस समय कृषि करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। अब तो ट्रैक्टर आ गए, पर आज से 60, 70 या 50 साल पहले, मतलब मे बी 30 साल पहले भी अगर हम जाएं तो हम बैल के 2 बैल बांधते थे, बैल के ऊपर हल को रखते थे, उससे खेती करवाया करते थे। तो सेम चीज़ें यहाँ पर पाई गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये बैल बांधते थे, क्या मैं गया था उस टाइम पीरियड में? नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस हमें मिले हैं। एक टेराकोटा बुल मिला, एक मिट्टी का बना बुल का खिलौना मिला, तो जिसको देखकर हमने अनुमान लगाया कि शायद इसका इस्तेमाल करते थे। आप अपनी बुक में चैप्टर एंड होने से पहले 1-2 पन्ना पहले जाएंगे ना, तो आपको एक बुल्लो कार्ट मिलेगी, 2 बैल लकड़ी के बने होंगे, लगेंगे वो बैल है, पर ऐसा नहीं है मतलब मुँह बना होगा, बैल जैसे लगेंगे, उनके ऊपर हल टाइप रखा होगा, पीछे बग्गी बंदी होगी, बुल्लो कार्ट बोला गया, बैलगाड़ी बोला गया। तो इन चीज़ों को देखकर हमने केवल अजम्पशन लगाया, अनुमान लगाया कि शायद ही क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे। इनमें और हमारे में क्या फ़र्क है? हमारे में फ़र्क है हमने ट्रैक्टर शुरू कर दिया। हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं? स्टडी करने के पीछे का रीज़न ये है कि हम बैल चलाते थे, तो बैल को क्यों चलाते थे? कुत्ता नहीं चला सकते थे, किसी और को नहीं चला सकते थे। तो ये चीज़ें पुराने ज़माने से चली आ रही है कि भाई बैल से हल जुतवाया जाता है। इस सारी चीज़ों को हमें समझना है, पहले क्या होता था, आज क्या होता है। हिस्ट्री पढ़ने का एक मेन जो एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि आपको समझाया जाए पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। देखिए कई लोगों को इस चीज़ से अवहेलना है कि मुग़लों को क्यों पढ़ाया जाता है, वो पॉइंट अलग है। मेरा जो पॉइंट है वो इस तरीके से निकल कर आता है कि हमारे जो भारतीय या हिंदू राजा हुए, जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। कब पढ़ाया जाता है? जब आप SSC या UPSC की तैयारी करते हैं, तब भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। खैर वो अलग बात है। तो पुरानी चीज़ें कैसे थी और आज हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों में तालमेल बैठाने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि शुरुआत कैसे हुई। जैसे आपको ये नहीं पता होगा कि ब्राह्मण को अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है, यानी हम हिंदू लोगों में ब्राह्मण ही सुप्रीम क्यों है। 11th में आपने 4था चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर आपने इस्लाम धर्म के बारे में जाना होगा। इस साल आप जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, इस बुक का 4th चैप्टर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके बारे में जानेंगे। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सिविलाइजेशन आपको समझ में आई होगी। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार इसे देखिए। तो देखते हैं सिविलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आपकी NCERT के हिसाब से लिया है मैंने इसे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होगी, वेट कीजिए अभी सब समझा दूंगा। इज़ आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, इसको हड़प्पा की संस्कृति भी बोला गया है। बाहर से साउंड आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इन्हें हिंदी में बोला जाता है पुरातत्वविद। देखिए अपने को चीज़ें समझनी है, रट्टा कुछ नहीं मारना, रट्टे मारनी है डेट्स। पुरातत्वविद
ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, साइंटिस्ट और स्कॉलर, यानी पुरानी चीज़ों वस्तुओं का स्कॉलर ज्ञानी उनका अध्ययन करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है। यूज़ द टर्म कल्चर, इन्होंने सभ्यता या संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किसके लिए कराया? फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज़ों के ग्रुप के लिए, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, स्टाइल में विशेष, उनका जो बनावट का तरीका, जो दिखने का तरीका वो अलग है, विशेष है। डेट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, जो एक साथ पाई गई हैं, विद इन अ स्टाइल डेट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ, ओ ये थोड़ा लाइन दोबारा गलती से हो गया, यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक, विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको एक विशेष एरिया, भी मैंने क्या क्या कंडीशन बताई थी, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चला है? अभी आपके मन में आएगा ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन मैंने क्यों लिखा है, तो हम इन्हीं ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स कैसे बनती थी, क्यों बनाई जाती थी, क्या आग में पकाया जाता था या उस समय इन्हें धूप में पकाया जाता था। बीड्स यानी मन को क्या काम था, इनके बारे में हम जानेंगे। और बोन्स के बारे में हम जानेंगे, अस्थियों के बारे में जानेंगे। दूसरा स्टोन ब्लेड्स के बारे में हम जानेंगे, पत्थर के फलक होते हैं। और सील्स, मोहर के बारे में हम जानेंगे। वेट्स के बारे में, यानी बाट्स के बारे में, हम बाट जो बट्टे पाए जाते हैं उन बट्टों के बारे में हम इस सभ्यता के अंदर स्टडी करेंगे। एक बार डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता इज़ आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म कल्चर, आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ग्रुप के लिए, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो विशेष होते हैं, जो यूनिक होते हैं अपने स्टाइल के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इनकी जो ब्रिक्स थी वो उनका लेंथ और ब्रीथ का हिसाब किताब कुछ ऐसा था, और बेक्ड ब्रिक्स थी, यानी पकी हुई ईंटें हमें उस समय में प्राप्त हुई हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, उनकी विशेषता के बारे में जाते हैं। डेट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, जो एक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र, जोग्राफिकल एरिया के अंदर हमें पाई गई है। एंड अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैंने क्या बताया, 2600 BCE से 1900 BCE। तो इस सारी चीज़ों को हमने सिविलाइजेशन का नाम दिया है। अब मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता। एक बार इसे देखिए, फिर समझाता हूँ आपको। देखो, एक जगह है वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला, यहाँ पर हमें सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल मिला। हड़प्पा को खोजा गया तो भैया इसका नाम दे दिया हमने हड़प्पा की सभ्यता। सबसे पहले क्या खोजा गया इस सभ्यता के अंदर? हड़प्पा खोजा गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। तो सर इसे इंडस वैली की सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये सिंधु घाटी पे बसी हुई थी, इंडस वैली पर बसी हुई थी, इसी रीज़न की वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। दोनों नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं? फर्स्ट फाउंड हुआ था, सबसे पहले ऐसे खोजा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी पर बसी हुई है या थी। ठीक है जी, तो ये रीज़न था। अब इसके अंदर एक शहर और हमें खोजा गया है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। आप अगर वीडियो देख रहा है कोई भी मेरा पुराना स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, वो कमेंट में बताए हड़प्पा का फाउंडर कौन है, यानी हड़प्पा को किसने खोजा, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा। अगली वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, किस किस तरीके से जिया करते थे, कृषि कैसे किया करते थे। थोड़ा सा बता देता हूँ, बस आज का लास्ट टॉपिक रहेगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि हड़प्पा के लोग किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, यातायात के क्या साधन थे, क्या हवाई जहाज़ उड़ाते थे, क्या कुत्ते पर बैठ के जाते थे। तो भाई एक हमें मिला है बुल्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी हमें मिली है शिप्स एंड बोट्स,
अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये क्यों मिली है, देखो भाई इसका तो एक हमें खिलौना प्राप्त हुआ है और वहाँ की जो मुहर है, मुहर के ऊपर बोट का डिज़ाइन टाइप सा बना हुआ है, बोट जैसी चीज़ बनी हुई है, जिसको देखकर मैंने अनुमान लगाया, मैंने नहीं इतिहासकारों ने अनुमान लगाया और आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा कि ये कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ियों का, और शिप्स और बोट्स का इस्तेमाल करते थे। आई होप, देखो ज़्यादा नहीं पढ़ा है आज, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में छोड़ दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए। ये टाइम अगर आप पढ़ लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट।